नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों का रुख करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत दुनिया के दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर सुबह सभी नेताओं की अगुवाई में राजघाट पहुंचने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस और IMF चीफ और साथ ही साथ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लोग शामिल रहे। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं का स्वागत अंग रखा कर किया है और जब पीएम मोदी नेताओं का स्वागत कर रहे थे उस वक्त बैकग्राउंड में बापू कुटी का चित्र दिखाई दिया। सम्मेलन के पहले दिन सबसे बड़ी सफलता यही रही कि सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति के साथ नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया है। इसके साथ ही अफ्रीकी यूनियन को G20 समूह का अस्थायी सदस्य बनाया जाना दूसरी बड़ी सफलता रही है। भारत से लेकर मध्य पूर्व और यूरोप तक कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी अहम सफलताओं में से एक रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं राजघाट की, जहां पर राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पहुंचे। पहली तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की है और दूसरी तस्वीर जिसमें आप पीएम मोदी के साथ राष्ट्राध्यक्षों को देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की है। चौथी तस्वीर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की है और पांचवी तस्वीर इटली के प्रधानमंत्री की है। तो ये पांचों तस्वीरें राजघाट की हैं जिस वक्त सभी राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पहुंचे थे बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो विदेशी मेहमानों ने बापू को नमन किया है और तो G20 का सफल आयोजन किया जा रहा है। बीते दिन पहले और दूसरे सेशन में वार्ता हुई है और इसके बाद आज तीसरे दौर की जिसमें वन फ्यूचर पर चर्चा की जा रही है और इसी कड़ी में दिन की शुरुआत बापू को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई है, जहां पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे और बापू की समाधि पर उन्होंने बापू को नमन किया है। इस दौरान सभी राष्ट्राध्यक्षों को पीएम मोदी ने खादी का अंगवस्त्र भी वितरित किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजघाट की तस्वीरें हैं जहां पर सभी राष्ट्राध्यक्षों का भव्य स्वागत किया गया है। सुबह से ही ये तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत 9 सितंबर से हुई थी और आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने G20 के पहले दिन सभी वैश्विक नेताओं का भारत की धरती पर भव्य स्वागत किया गया था। रात्रि भोज का आयोजन किया गया और उसके बाद अगले दिन यानी कि आज की शुरुआत हुई और दिन की शुरुआत बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ हुई थी। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि भारत दुनिया से वैश्विक विश्वास की कमी को विश्वास और निर्भरता में बदलने का आह्वान करता है और वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर G20 शिखर सम्मेलन का ये भव्य आयोजन जहां पर विश्व के पटल पर भारत का नाम हो रहा है। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत 9 तारीख यानी कल से हुई थी और आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। तो G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने आज दिन की शुरुआत करते हुए सभी मेहमानों का राजघाट में स्वागत किया। इस दौरान बैकड्रॉप में
साबरमती आश्रम की तस्वीर भी लगी थी और उस साबरमती आश्रम की तस्वीर को सभी विदेशी मेहमानों को पीएम ने खुद दिखाया और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। और इस दौरान सभी राष्ट्राध्यक्ष काफ़ी इच्छुक भी नजर आए और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि बापू का नाम जब भी किसी के सामने आता है तो उनकी एक अलग ही पहचान है और उसी को दर्शाते हुए सभी राष्ट्राध्यक्षों को खादी की ये भेंट की गई है। तो तस्वीरें राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाशक्तियों का महामिलन हुआ और सभी राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पहुंचे और दिन की शुरुआत की। और अब तीसरे दौर की बैठक चल रही है, जिसमें वन फ्यूचर को लेकर चर्चा की जाएगी। और कल भारत के नाम जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सर्वसम्मति बनाई गई है, वो भी एक बड़ा इतिहास लिखा गया है। और साथ ही साथ तमाम ऐसे मुद्दे थे वैश्विक पटल पर उठाने के लिए जो कवायद की गई थी, उन सभी को मंजूरी मिली है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विदेशी मेहमानों का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। इस दौरान कई बड़े चेहरे हमें देखने को भी मिले हैं। ये तस्वीर हम आपको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की दिखा रहे हैं, जो कि राजघाट पहुंचे हैं और पीएम मोदी के साथ बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो रवाना हुए हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत दुनिया के दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की है। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर भव्य स्वागत किया है और सभी नेताओं की अगवानी की है। राजघाट पहुंचने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी, IMF चीफ और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना, सिंगापुर के प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं, जो कि राजघाट पहुंचे हैं। और राजघाट पर प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं का खादी का स्कार्फ देकर स्वागत किया है। जब पीएम मोदी नेताओं का स्वागत कर रहे थे, उस वक्त बैकग्राउंड में बापू की कुटी का चित्र लगा हुआ था, साबरमती आश्रम का चित्र था। और ये साबरमती आश्रम वही जगह है जहां पर आज़ादी की एक ज्वाला जगी थी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे इतिहास में उसका बहुत बड़ा महत्व रहा है। और अगर G20 सम्मेलन की बात की जाए तो इसमें बैकड्रॉप में जो 3 तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में निर्माणाधीन इंटरनेशनल कन्वेंशन और कल्चरल सेंटर का जायजा लिया है। साथ ही शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान में निर्माणाधीन छात्रावास समेत अन्य कार्यों का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि जोधपुर में संस्कृति और खेल के सुदृढ़ बुनियाद रखी जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डानवरा से पूर्व विधायक स्वर्गीय रणजीत सिंह के मूर्ति अनावरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोगों से क्षेत्र की तरक्की और जन जागरूकता के लिए उनके अभूतपूर्व प्रयासों से प्रेरणा लेकर राजस्थान मिशन 2023 के तहत प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान भी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश का विकास और जनता की सेवा करना है। प्रत्येक सिर पर पक्की छत हो, माताओं बहनों को उचित मान मिले, असमर्थों को सम्मान के साथ रोटी मिले। मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के नंबर 1 का राज्य बने, यही हमारा प्रयास है। वहीं इस यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय, कमल पटेल, शंकर ललवानी और तमाम नेता मौजूद रहे।
महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने से बागी विधायकों के मामले में 14 सितंबर को सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर विधायकों की अयोग्यता के मामले को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों की पात्रता पर फैसला करने का कहा है। इसके विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर ने इसकी कार्रवाई शुरू की है और फिर चुनाव आयोग से शिवसेना के संविधान की कॉपी भी मांगी थी। तब उन्होंने संकेत दिए थे कि शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई वे ठाकरे गुट के 14 विधायकों से करेंगे। सूत्रों की माने तो राहुल नरवेकर 14 सितंबर को कुल 34 याचिकाओं को सुनेंगे। सूत्रों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिस ने इस संबंध में जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ईंधन की हो रही बचत, शोरगुल से भी मिल रहा निजात है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों की खरीदी में शासन द्वारा प्रति वाहन मूल्य का 10% या अधिकतम 1.50 लाख रुपए जो भी कम होगा छूट प्रदान की जाती है। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें। वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से हरियाली के साथ बढ़ेगी आय। राजीव किसान योजना अंतर्गत जो आई है योजना, अगर हम धान की फसल के अलावा दूसरे फसल लगाएंगे तो फिर 1 एकड़ में क्या है सरकार 10,000 रुपये दे रहे हैं, फिर प्लस हम लोगों को फल भी मिलेगा। इससे हमको क्या है दुगना फायदा मिलेगा हम लोगों को। अच्छा है ये योजना, सभी क्या है किसानों को लाभ लेना चाहिए। MDH लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। MDH यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी ने प्रदेश की छवि एक्सप्रेस स्टेट के रूप में स्थापित की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर स्टेट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। ब्रश करो नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूँ? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से मिल रहा है छत्तीसगढ़ के भूमिहीन वर्ग को न्याय। हमार कहा हमार गरीब आदमी पर सलेना 7,000 देवत है तो हमारे पैसा है वो किस्त में निकाल सकते हमारे मन के काम आ जाते है। मोर कर खेत खार नहीं है, बिल्कुल मजदूर हाँ और कभी बनी मिलते कभी नहीं मिले
और कहा 7,000 रुपये देते किस्त में। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनकी जयंती पर भावपूर्ण स्मरण किया। सीएम ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, देशभक्त हैं, समाजसेवी और कुशल प्रशासक थे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगार प्रथा को और साथ ही साथ जमींदारी अनुमूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। उनका संघर्षशील और प्रेरणादायी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ठोस व्यवस्था बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है। इस संबंध में विधानसभा सभागार में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 6 महीने के अंदर ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही इस लक्ष्य को युद्धस्तर पर हासिल करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौवंश संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गौसदनों में रखा जाएगा और जहां गौशालाएं नहीं बनी हैं उन स्थानों पर भी प्राथमिकताओं के साथ गौशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में गौ, गंगा, गणेश और गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है और सभी जिलाधिकारियों को गौसदनों के निर्माण के लिए जमीन के चिन्हीकरण की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में लगभग 17,500 निराश्रित गौवंश हैं। अगले 6 महीने में इनके लिए गौशालाओं के निर्माण और उनकी क्षति को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। करने के लिए और जो आवारा गौएं जो हैं सड़कों पे घूमती रहती हैं उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज़ में घूमती रहती हैं उनको जो है जो गौशाला जहाँ पर विधिवत बनी है वहाँ पर रखा जाएगा और जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमने वॉर फुटिंग में ये काम करने का प्रबंध किया है। कोशिश हमारी यही है कि अगले 6 महीने में हम टारगेट करके वॉर फुटिंग पे काम करके जो हमारी गौ माता है उनको संरक्षण देने का काम करें, उनको गौशाला में भेजने का काम करें। और जो सबसे बड़ी उत्तराखंड की आज समस्या है, चाहे वो किसानों को ले लीजिए, चाहे वो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो हमारे गायों को समस्या आ रही है, उनको उसका कहीं ना कहीं एक समाधान ढूंढने के लिए आज ये कमेटी बैठी है। मैं धन्यवाद करता हूँ दोनों मंत्रीगण का, समस्त अधिकारियों का। जितनी भी गौशालाओं की जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को दी थी, जो ज़मीनों का चिन्हीकरण करके और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई क्या हुई उसके लिए हमने समीक्षा की है और आज उसकी जो जानकारी मिली है ये शुरुआती बैठक है। मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद इस प्रकार की पहली बैठक है। इस प्रकार की पहली बैठक में इस प्रकार का जो भी हमारे पास जानकारी आई है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, चूँकि आप जानते हैं हम लोग तो गौ भक्त हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और हम लोग तो गौ, गंगा और गणेश गायत्री के लिए काम हमेशा करने वाले। वहीं मसूरी में शनिवार शाम दुधली हाथीपांव रोड पर 2 कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई हैं। हादसे में एक कार करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई तो वहीं दूसरी कार सड़क किनारे अटक गई। बताया जा रहा है कि देर शाम को अधिक कोहरा और बारिश होने के कारण यह हादसा हुआ है। इन दोनों हादसों में 7 जिंदगियां बाल बाल बच गई हैं।
मसूरी में प्रशासन ने कई होटलों की ओर से खुले में सीवरेज छोड़े जाने और गंदगी फैलाने को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू की है। एसडीएम मसूरी चंदन कुमार की ओर से मसूरी के 3 होटल को सील करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद होटल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। एसडीएम के आदेश के बाद मसूरी नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में गढ़वाल जल संस्थान और पुलिस की टीम मसूरी पार्क होटल, मोसेक होटल और होटल डाइव इन मसूरी को सील करने पहुंची। इसका मसूरी होटल एसोसिएशन की ओर से विरोध किया गया। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि दिल्ली में G20 सम्मेलन होने के कारण मसूरी में पर्यटकों की ज्यादा भीड़ है। ऐसे में मसूरी के प्रतिष्ठित होटल पर सीलिंग की कार्रवाई से पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम मसूरी से बात कर होटलों में सीलिंग की कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि एकाएक होटलों पर सीलिंग की कार्रवाई से होटल में रह रहे पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी इसका बुरा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा। एसडीएम मसूरी की ओर से होटल में रह रहे पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सील होने वाले होटल को 1 दिन की छूट दी गई है। वहीं रविवार से होटल प्रबंधन को होटल में किसी को भी कमरा न दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी से लिखित एफिडेविट भी कोर्ट में प्रस्तुत कर सीवरेज प्लांट और फैली गंदगी को 15 सितंबर तक पूर्ण कर एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कि भाई अपना सीवर लाइन जो है फॉल्टी सीवर लाइन है उसको ठीक कर लें, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। सैटरडे को इसमें स्थलीय निरीक्षण भी किया गया था, तो उस दिन भी ये सीवर बह के यहाँ से पूरा पिक्चर पैलेस पे जा रहा था, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बड़ा रोष व्यक्त किया गया, तो तब फिर उसके बाद इन पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो आ रहा है सीवर का डाला जा रहा था, इसलिए इसको देखा जा रहा है। इसमें होटल पार्क है, ड्राइव इन एयर होटल मोजेक, ये जो है निशंस हटाने के लिए उनको जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जो इनके द्वारा जल संस्थान वो देगा उसमें देखा जाएगा। आप भविष्य के लिए जो जैसे जैसे शिकायतें प्राप्त होंगी या जांच चलती रहेंगी तो कार्रवाई चलती रहेंगी। यहाँ पिक्चर पैलेस पे यहाँ पे जो सीवर जो है लगातार मुझे लगता है कि लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया होगा। 6 महीने से रुक कर जो है यहाँ पर सीवर बहता था, और एसडीएम मसूरी द्वारा स्वयं भी इसका निरीक्षण किया गया सैटरडे को। और कल जब दोबारा से जो होटल हैं जिनसे इसका संबंधित सीवर है, उनको जब सैटरडे को बताया गया था कि आप इसको ठीक कर दीजिए, जब उनके द्वारा नहीं किया गया और कल दोबारा से वही स्थिति थी, तो एसडीएम साहब ने उसमें जो है धारा 133 के तहत जो है इनके चालान की। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।